वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा दी है। जैसे लेक्चर एंड होगा मैं इसमें व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। नो इशू। Thank you so much, sir. Sir, I guess we should start now. चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे चल रही हैं आपकी दूसरी क्लासेस? अच्छी जा रही हैं सर। चलें ठीक है, मैं स्लाइड आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा सबको जब शो हो जाए तो। जी सर, ओपन होगी है। हो गई है सर, शो हो रही है। सबको शो हो गई है? जी जी सर, हो रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड में क्या फ़र्क है और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इससे प्राइस के बढ़ने से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है और डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंज्यूमर पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है और प्रोड्यूसर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट हमारे पास डिमांड की डेफिनेशन है कि डिमांड असल में चीज़ क्या होती है। क्वांटिटीज ऑफ अ पार्टिकुलर गुड और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। कोई भी चीज़ जिसकी हमें एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है, कस्टमर्स को कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदना चाह रहे होते हैं, परचेज करना चाह रहे होते हैं, वो हमारी डिमांड होती है। जैसे हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एप्पल है या मैंगो है, हमने वो 2 kg या 5 kg हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो वो हमारी डिमांड होती है कि उसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, उसे डिमांड कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है डिमांड की। जैसे हम किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जो जो चीज़ें हम उसमें से परचेज करते हैं और जिस क्वांटिटी में करते हैं वो हमारी डिमांड होती है। एक पर्सन को कोई भी चीज़ 1 kg या नंबरिंग के हिसाब से चाहिए होती है, सेकंड पर्सन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहिए होती है, तो वो उसकी डिमांड होती है। हर पर्सन की डिमांड अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसको उसकी कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, आपके पास शो हो रही है द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का जो लॉ है वो हमारे किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कंज्यूमर्स बाय मोर ऑफ अ गुड व्हेन इट्स प्राइस
decreases and less when its price increases. ये देखें, हम सब ये जानते हैं कि कोई भी चीज कस्टमर तब परचेज करता है जब उसकी प्राइस कम होती है, वो उसे ज्यादा मिकदार में परचेज करता है। जब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो वो उसको कम करता है। When price goes up, demand goes down. ठीक है, ये इसका लॉ ऑफ डिमांड है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ब्रांड्स के ऊपर गर्मियों के कपड़े और जूतों के ऊपर सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो इनकी डिमांड ज्यादा हो गई है क्योंकि उसकी प्राइस कम है। जब ये न्यू स्टॉक आ जाता है इनके पास तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है लेकिन डिमांड उसकी कम हो जाती है। समझ आ रही है सबको? ये सर ये आम ऑपोजिट भी हो रूटीन। सकता है ना कि डिमांड्स गोज डाउन व्हेन प्राइसेस गोज अप, जैसे कि जी स्टॉकिंग जी का सर, आ बिजनेस रही है, है समझ। वो डिमांड जानबूझ के आर्टिफिशियली कम की जाती है ताकि प्राइस ऊपर जाए। वो जाहिर बात है, जब उसकी सेम होता है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जब प्राइस हाई होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस डाउन होगी तो डिमांड जाहिर बात है वो अप हो जाएगी, क्योंकि वो उसे ज्यादा लोग परचेज करना चाहेंगे तो फिर वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी चीज की। ये डिमांड और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और उसके कम होने से दूसरी चीज जो है वो बढ़ जाती है। इन दोनों के दरमियान ये कॉम्बिनेशन है प्राइस और डिमांड के दरमियान, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज हो वो एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और दूसरी के कम होने से सेकंड वाली बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के यस इनवर्स सर। है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखें, आपके पास शो हो रही है द डिमांड कर्व। ये इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि जब किसी भी चीज की प्राइस हाई होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नीचे आ रही है, प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है। हम आम रूटीन में देख लें, अगर कोई भी चीज है हमारी जरूरत की नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जरूरत जिंदगी की चीज है जैसे घी चीनी वगैरह, उसकी वो इफेक्ट ज्यादा नहीं कर रही होती उसके प्राइस के बढ़ने से। वो हमारी बुनियादी जरूरत है, हमने वो परचेज करनी करनी है, लेकिन उसकी भी मार्केट वैल्यू में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक चीज एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं घी चीनी वगैरह, अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो हम उसे इस्तेमाल तो करेंगे, वो हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन हम उसे कम कर देंगे, इंतहाई जरूरत के तहत उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये लॉ उसके ऊपर भी इफेक्ट तो कर रहा होता है कि प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड में कमी आती है। नेक्स्ट इसके फैक्टर हैं कि डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट होता है। चेंजेस इन इनकम, इनकम के कम होने से या ज्यादा होने से भी इसमें डिमांड में फर्क पड़ता है। एक बंदे की इनकम ज्यादा है तो जाहिर बात है उसकी डिमांड भी ज्यादा है, एक की इनकम कम है तो उसकी डिमांड भी कम है। देखें, व्हेन इनकम गोज अप, जब इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर्स बाय मोर, जब किसी के पास उसकी सैलरी या बिजनेस से प्रॉफिट वगैरह उससे ज्यादा होता है तो वो चीजें ज्यादा परचेज करता है, क्योंकि उसके पास इनकम वसाइल ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा चीजें परचेज करता है। व्हेन इनकम गोज डाउन, जब उसकी इनकम या सैलरी कोई भी चीज कम हो जाती है, कंज्यूमर्स बाय लेस। आजकल देख लें, जैसे अब 22 चल रही है डेट, तो आजकल सैलरी पर्सन के पास पेमेंट कम होती है तो वो परचेजिंग इन दिनों में आके कम कर देता है। जब फर्स्ट से उन्हें सैलरी मिलती है तो उसकी परचेजिंग जो है वो ज्यादा होती है। इनकम के लिहाज से ये डिपेंड कर रही होती है कि कंज्यूमर कितनी चीजें बाय करता है और कितनी छोड़ देता है। नेक्स्ट इसका फैक्टर है प्राइसेस आर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दूसरी चीज हमें हमारे पास इसकी डिमांड के ऊपर आती है, इफेक्ट होती है, वो होती है सब्स्टिट्यूट। भी किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे हमारे पास शुगर है उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास गुड़ आ जाता है, शक्कर आ जाती है। कोई भी चीज उसके इफेक्ट करता है उसकी डिमांड के ऊपर कि उसकी प्राइस कम बढ़ने से उसकी डिमांड में फिर कमी आ जाती है, लोग उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखें, प्राइसेस आर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं जब उसकी अवेलेबिलिटी किस मुतबादल उसे मिल जाता है किसी भी चीज का।
किसी भी चीज का जब उसे मुतबादल मिल जाता है तो सब्स्टिट्यूट इज अ गुड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, जो एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने चाय अगर बनानी है तो उसके लिए हमें मीठा करने के लिए शुगर की जरूरत है, लेकिन अगर शुगर की प्राइस हाई हो गई है तो हम उसे उसकी डिमांड कम कर देंगे, हम उसके मुकाबले में उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे जो कि गुड़ या शक्कर वगैरह है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी इसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करता है फैक्टर। नेक्स्ट इसका थर्ड फैक्टर है हमारे पास प्राइसेस आर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कोई भी ऐसी चीज जो डबल इस्तेमाल हो रही है, वो एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल ना हो सकती हो, उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर थिंग्स दैट आर ऑफन आर सोल्ड आर यूज्ड टुगेदर, जो या तो इकट्ठी बिकती हैं या इस्तेमाल भी इकट्ठी हो सकती है, उनका मुतबादल नहीं होता, उसे कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फैक्टर चेंजेस इन द नंबर ऑफ बायर्स। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा, डिमांड के ऊपर ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि एक चीज को एक बंदा परचेज करने वाला है, और अक्सर ऐसे होता है कि वो हमारे पास गुड्स कम हो जाती हैं, चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन उसके बायर जो हैं वो ज्यादा होते हैं। मोर पीपल बायर्स मोर सेल, जब लोग ज्यादा होंगे तो सेल फिर उसकी ज्यादा होगी, लोग बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसका फैक्टर है चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी चीज के टेस्ट में चेंज आ जाता है या उसके प्रेफरेंस में, तो वो भी उसकी डिमांड के ऊपर असरअंदाज होता है। आपके पास फोटो शेयर हो रही है, जो देखें इसमें एक तरफ आपके पास टेप कैसेट है और दूसरी तरफ मल्टीमीडिया है, मोबाइल है, यूट्यूब है, कोई भी चीज है। आज हमारे MP4 पास टेप की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया, यूट्यूब, MP3, MP4 जो भी डिजिटल जराए हैं इस चीज के, वो हमारे पास उसका हसूल है, तो टेप की हमारे पास डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। ये भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे पिज्जा वगैरह है, अगर हम देखते हैं कि वो हमने टेस्ट किया, उसका जायका वगैरह सही नहीं है, तो उसकी डिमांड जाहिर बात है कम हो जाएगी, और जिसका टेस्ट अच्छा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये 5 फैक्टर इसके ऊपर डिमांड के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर सप्लाई, इसकी डेफिनेशन है। जी जी सर जिस तरह वो प्रीवियस पिक्चर के अंदर वो ये बात भी तो हो सकती है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर टेक्नोलॉजी के साथ विद द टाइम अगर उसके अंदर जिद्दत नहीं आ रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली उस चीज की, उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी। जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उस चीज जी की खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसमें जिद्दत आएगी तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज होगी। अब देखें ये टेप जो है, इसकी रिप्लेसमेंट वो है हमारे पास डिजिटल जराए है। टेप पुराना एनालॉग तरीका है और हमारे पास इसका डिजिटल मुतबादल है, तो हर बंदा डिजिटल की तरफ जाता है एनालॉग की बजाय, तो वो यूज वो ही करेगा जो उसे बेस्ट लगेगी। अब ये रिलायबल भी है हमारे पास डिजिटल जराए इसके, और अवेलेबिलिटी भी हमारे पास है। अब अगर आप टेप मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको ये टेप मिले भी ना, और अगर मिलेगी तो फिर जाहिर बात है इसकी अगर आपको जरूरत होगी तो इसकी डिमांड आप कर रहे हैं तो इसकी प्राइस हाई हो जाएगी। ये चीज है। बिल्कुल, वो इसी तरह ही है ना कि अगर किसी ने भी कोई कंपनी या प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है तो वो ये देखेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसके अंदर जिद्दत नहीं आएगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ये। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों के पास नोकिया मोबाइल है, वो आप सब लोगों को पता है कि आज उसकी डिमांड जो है वो जीरो है। उसकी वजह ये है कि उसने वक्त के साथ अपनी प्रोडक्ट में जिद्दत नहीं लाई, इसमें डिजिटल नहीं किया, उसे उसे वक्त के मुताबिक चेंज नहीं किया, जिस वजह से उसकी वैल्यू जो है खत्म हो गई। लेकिन एक एक दौर था जब कोई भी बंदा परचेज कर सेल करता था या खरीदता था, वो जो भी कहता था वो कहता था नोकिया की प्रोडक्ट मैं लूंगा, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं बदला, तो आज उसका नाम तकरीबन गायब हो चुका है मार्केट से। यही चीज है, लोग मुतबादल ढूंढते हैं। जब देखिए मैंने वही बताया कि एक हमारे पास है सब्स्टिट्यूट, अगर हमें किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट मिल जाता है
और वो उससे रिलायबल होता है, तो हम उसे सब्स्टिट्यूट ही इस्तेमाल करते हैं, उसका डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे पहले पुराने दौर में था कि हमारे पास इसका नोकिया मोबाइल का मुतबादल नहीं था, सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो हम नोकिया मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे थे। जब जैसे ही हमारे पास उसका मुतबादल आया तो हम उस पे शिफ्ट हो गए, नोकिया को हमने छोड़ दिया। यही चीज है, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई, जिसका कंपैरिजन हम डिमांड के ऊपर कर रहे हैं। डिमांड का टोटल तल्लक और इफेक्ट जो है वो कस्टमर के साथ है, कि कस्टमर उसे कितना परचेज कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। और सप्लाई का टोटल तल्लक जो है वो प्रोड्यूसर से है, जो कोई भी चीज जो है बना रहा है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो कोई फैक्ट्री है या घर में है, कोई मिनी फैक्ट्री है या कोई डिवाइस है, मशीन है, जो भी वो चीज प्रोड्यूस कर रही है, उसका तल्लक सप्लाई से है। सप्लाई की डेफिनेशन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल के लिए अपनी अवेलेबल प्राइस, पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर मार्केट में सेल की जाए, उसे सप्लाई कहते हैं। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स देखेंगे। द लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी और प्राइसेस के कम होने से डिमांड हाई हो रही थी। यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे उसका उल्ट है। व्हेन प्राइसेस गोज अप सप्लाई गोज अप, जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगी उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। व्हेन प्राइसेस गोज डाउन सप्लाई गोज डाउन। ये प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो रही है। इसकी डेफिनेशन है, टेंडेंसी ऑफ सप्लायर्स टू ऑफर मोर ऑफ अ गुड एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस। जब चीज की प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर उसकी सप्लाई भी बढ़ा देता है, जब उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई डाउन हो जाती है। आपने अक्सर मार्केटों में देखा होगा कि अगर कोई भी चीज है, उसकी प्राइस जब बढ़ जाती है तो कस्टमर उसे खरीदना बंद कर देता है। जब कस्टमर उसे खरीदना बंद कर देता है, शॉपकीपर भी उसे परचेज करना फैक्ट्री से बंद कर देता है, तो फैक्ट्री वाले उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं, वो शॉपकीपरों से या किसी भी मार्केट में जाके वो कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट रख लें, बेशक हमें बाद में पेमेंट कर दें। तो वो सप्लाई उसकी बढ़ा देते हैं कि मार्केट में हमारी चीज पड़ी हो और वो सेल हो जाए जब प्राइस बढ़ती है। और जैसे ही प्राइस कम होती है किसी भी चीज की, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसे जाहिर बात है पता होता है कि अब प्राइस कम हुई है तो मुझे लॉस आ रहा है, वो उसकी सप्लाई कम कर देता है कि एक सिर्फ प्रोडक्ट चलती रहे लेकिन मुझे लॉस ना आए। ये इस पे ये ऐसे डिपेंड कर रहा होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, जब प्राइस किसी भी चीज की कम होती है तो वो, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। पेट्रोल पंप की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ही पेट्रोल पंप पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि प्राइस जो है वो बढ़ गई है, तो कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं होता। आपको पेट्रोल इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे उसकी प्राइस कम होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, वो उसकी उसकी चीज में कमी कर देते हैं, उसकी सप्लाई रोक देते हैं कि हमें लॉस ना आए। समझ रहे हैं बात? डिमांड का तल्लक कस्टमर से है और सप्लाई का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से है। वो जो भी बंदा वो चीज बना रहा है उसका ताल्लुक सप्लाई से है। उस प्राइस के बढ़ने से वो बढ़ रही है सप्लाई, और प्राइस के कम होने से सप्लाई उसकी मुतासर हो रही है, वो कम हो रही है। अब इस पे जो जो फैक्टर अप्लाई होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सर ये पेट्रोल नेक्स्ट पंप आपके पास वाली सप्लाई, एग्जांपल समझ नहीं आई। पेट्रोल की एग्जांपल आपको मैंने आम सिंपल रूटीन में बताई है कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइस हाई होती है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हमारे पास पेट्रोल की कीमत आज फॉर एग्जांपल 300 रुपए थी, कल से वो रात 12 बजे से 350 रुपए होगी। ठीक है, तो जी। आप देखेंगे कि कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं होगा। वो
पेट्रोल की सप्लाई जारी रहेगी। आप जाएंगे, आप जितना मर्जी पेट्रोल उसमें भरवा सकते हैं, टैंकी में, बाइक में, गाड़ी में, कोई भी उस पर सप्लाई मुतासर नहीं होगी, वो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कम प्राइस में खरीदा हुआ है और ज्यादा प्राइस में हम सेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि गवर्नमेंट रात को अनाउंस करती है कि पेट्रोल की कीमत हमने 20 रुपए कम कर दी है, जैसे ही उसकी प्राइस कम होगी आपको सप्लाई उसकी रोक दी जाएगी। पेट्रोल पंप पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आप जाएंगे, वो कहेंगे कि हम 1 लीटर देंगे, 3 लीटर देंगे, या मुतासर करेंगे वो, ताकि क्यों वो चीज मार्केट से गायब हो जाएगी तो प्राइस दोबारा उसकी ना बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी वो मतलब डिमांड बढ़ा देंगे वो पेट्रोल डिमांड की। बढ़ाना चाहते हैं असल में वो, कि जब सही वो है, सही है। मार्केट से गायब कर देंगे। जैसे स्टॉकर आप लोगों ने देखा होगा कि घी चीनी की प्राइस कैसे फिर बढ़ती है, वो इसी वजह जी से कि सर, जी उसकी सप्लाई रोक देते हैं वो। ठीक है सर, सर थैंक ये यू। असल में डिमांड के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है ना, कि अगर डिमांड कम हो गई है ऑब्वियसली मार्केट में, तो वो सब ये भी तो इसके रिवर्स चल रहा होगा ना, सप्लाई और डिमांड का। नहीं, सप्लाई एक अलग चीज है। सप्लाई का तल्लक मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन पे है। कोई भी चीज जो प्रोडक्शन फैक्ट्री बना रही है या किसी भी मद में वो कोई बना रहा है, तो जो डिमांड है उसका तल्लक कस्टमर से है। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये दोनों एक अलग चीजें हैं। सही। जी। नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई कर्व है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। देखें, जब प्राइस कम हो रही है तो उसकी जो सप्लाई है, क्वांटिटी है, वो भी कम है। जैसे ही जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है उसकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इसका लॉ है, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स हाउ प्राइसेस अफेक्ट कंज्यूमर्स। लॉ ऑफ डिमांड, ये देखें वही चीज है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है डिस्क्राइब्स हाउ प्राइस अफेक्ट्स कंज्यूमर्स, के लॉ ऑफ जो है डिमांड है वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है उसे। एंड द लॉ ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब्स हाउ प्राइस अफेक्ट्स प्रोड्यूसर्स, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रोड्यूसर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उसके प्राइस के बढ़ने से या कम होने से। ये दोनों चीजों में ये फर्क है, डिमांड कंज्यूमर से है और सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर से है। फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर कौन कौन से अवामिल जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। देखें, फर्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स मतलब कोई भी चीज बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट गोज अप सप्लाई गोज डाउन, जैसे ही किसी चीज के ऊपर ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी कॉस्ट, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कोई चीज है, फ्रिज है या एसी है, अगर उसकी प्राइस हाई हो रही है तो जाहिर बात है उसका रॉ मटेरियल भी महंगा होगा, और जब उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगी तो उसकी सप्लाई जो है वो डाउन हो जाएगी। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट गोज डाउन सप्लाई गोज अप, जैसे ही उसके रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट है हमारे पास चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। भी कोई भी चीज बनाने में, प्रोडक्टिविटी मतलब जो बना रहा है उसे, उसमें जब व्हेन प्रोडक्टिविटी गोज अप सप्लाई गोज अप, जैसे ही वो कोई चीज बननी ज्यादा स्टार्ट हो जाए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्शन अगर स्लो हो जाती है तो उसकी सप्लाई स्लो हो जाती है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो मजदूर या लेबर ज्यादा कर देता है तो उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। व्हेन प्रोडक्टिविटी गोज अप सप्लाई गोज अप, व्हेन प्रोडक्टिविटी गोज डाउन सप्लाई गोज डाउन। वो ऐसे ही है कि जब उसके पास लेबर ही नहीं होगी, वो उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेगा, तो जाहिर बात है फिर उसकी सप्लाई मुतासर होगी, वो कम हो जाएगी। अगर उसे लेबर अवेल हो जाएगी, ज्यादा लेबर उसके पास होगी, तो वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कर सकेगा और सप्लाई जो है वो ज्यादा मिलेगी। थर्ड वन है हमारे पास चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। देखें ये वही चीज आ गई है, चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। मार्केट में सेलर्स के नंबर्स के ऊपर भी सप्लाई इसकी डिपेंड कर रही होती है। मोर सेलर्स इन द मार्केट इंक्रीज सप्लाई, जब लोग या शॉपकीपर्स उसे ज्यादा बेचेंगे किसी भी चीज को तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। फेवर सेलर्स इन अ मार्केट डिक्रीज सप्लाई, जब वो उसमें कम होंगे तो वो जाहिर बात है प्रोडक्शन करने वाला बंदा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी।
नेक्स्ट इन दोनों का कंपैरिजन किया, द बेस्ट प्राइस, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेयर सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेक्ट। जैसे ही आप लोगों के पास सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में मिल रहे हैं, देखें जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, बराबर की प्राइस होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, जितनी उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट हो रही होती आ रही होती है, हल्का सा मुनाफे के साथ वो मार्केट में सेल हो रही होती है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर एक टर्म यूज की जाती है, सप्लाई वेयर डिमांड इज, मतलब कि वहां सप्लाई करो जहां डिमांड हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर जी देखें, ये वही बात है मैंने आपको जो बताई है लास्ट में, ये डिपेंड कर रही होती है मोर सेलर के ऊपर। ये जो बात आपने की है कि वो सप्लाई वहाँ करें जहाँ पे उसकी डिमांड हो, तो वही है कि मार्केट में जब सेलर ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर सेलर कम हो जाएंगे तो उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ये चीज़ की वैलिडिटी पे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो चीज़ कितनी रिलायबल है कस्टमर के लिए, तो लोग उसे परचेज कर रहे हैं। अगर तो परचेज कर रहे हैं उसे ज़्यादा, वो मार्केट में सेल हो रही है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर वो सेल होना कम हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रही, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। जी सर, बस यही पॉइंट मैंने क्लियर करना। थैंक यू। देखें यही इसमें स्लाइड में अगर आप लोग इसे एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो ये आप लोगों के पास जो अब स्लाइड शो हो रही है इसमें यही चीज़ है कि मोर सेलर्स इन अ मार्केट इंक्रीज सप्लाई। जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, लोग उसे ज़्यादा सेल करेंगे तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। जब कम सेल करेंगे तो उसकी सप्लाई जो है वो मुतासर होगी, कम हो जाएगी। जाहिर बात है कोई भी फैक्ट्री कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त तक बनाती है जब वो सेल हो रही हो, जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी वो खुद ही प्रोडक्शन उसकी बंद कर देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये स्लाइड हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। जी ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी सारी रिकॉर्ड हो गई है, वो भी मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर सके तो वो उसे रीड आउट कर लेंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, क्योंकि आपके जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने कितनी क्लासेस ली हैं, अटेंड की हैं। तो नेक्स्ट से हम जो है वो उसका प्रेजेंटेशन का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशंस का भी और असाइनमेंट्स का भी, ये दो आप लोगों के जो लेक्चर हो गए हैं, आपके 2 चैप्टर इसके हो गए हैं, और टोटल आप लोगों के 5 चैप्टर हैं फाइनल टर्म तक। तो कोशिश करेंगे कि मिड टर्म में, क्योंकि मार्क्स कम होते हैं, तो हम 3 चैप्टर जो हैं इसके मिड टर्म में इंक्लूड कर लें, और जो लास्ट 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे वो हम उसमें फाइनल में इंक्लूड करेंगे, ताकि वहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं फाइनल में, तो सिलेबस आप लोगों का कम हो जाएगा फिर। ठीक है जी सर, बिल्कुल। चलें सर ये ऐसे करें आपने आप। दैट मींस के सर इसका मतलब ये है कि हमारी जैसी अब नेक्स्ट क्लास में हमारा 3rd चैप्टर भी हो जाएगा, फिर हम इसी को इन्हीं इन्हीं 3 चैप्टर्स को हम फिर प्रैक्टिस किया करेंगे जितने भी डेज जी हमारे मिड से पहले इसी हों। को रिवाइज किया करेंगे। आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होगी हर वीक के बाद 2 या 3 लोगों की प्रेजेंटेशन हुआ करेगी। जो लोग मिसिंग हैं या जिनको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई वो उनको भी समझ आ जाएगा उसका, और हमारा ये सिलेबस जो है मुकम्मल पेपर्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके सर। तो आप लोग अब आप लोगों ने ऐसा करना है, जो आप लोगों के ये 2 लेक्चर हो चुके हैं इनकी असाइनमेंट्स आप लोगों ने अलग अलग से बनानी है।
दोनों की अपने वर्ड्स में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो टोटल स्लाइड से या किसी चीज़ से कॉपी हो, आप उसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हैंड रिटन हो, वो कंप्यूटर रिटन भी हो सकती हैं। तो आप उसे कंपोज भी कर सकते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, तो वो भी चल जाएंगी, नो इशू है। आप कहीं से वो सर्च करके मटेरियल कॉपी पेस्ट या इजी वर्ड्स में अपने वर्ड्स में भी वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन द टॉपिक हो, कि वो टॉपिक के अंदर अंदर हो, आउट ऑफ टॉपिक ना जाए। तो ये आप ओके लोगों सर। ने अपनी असाइनमेंट वगैरह बनाते जाना है। ये मिड टर्म वाला आपका जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप लोगों से ये असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो कलेक्ट की जाएंगी, और इसी की बेस के ऊपर आपके सेशनल मार्क्स, एक उसमें अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, और सेकंड उसमें ये असाइनमेंट्स हैं जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, उस पर आपने कितना काम किया है, और थर्ड उसमें आ जाएगी आप लोगों की प्रेजेंटेशन। तो जिसकी ये तीनों चीज़ें 100% होंगी उसके सेशनल मार्क्स भी 100% होंगे। सर असाइनमेंट सॉफ्ट इंशाल्लाह। में देनी है या हार्ड में? ओके सर। ठीक हो गया सर। ये आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में जमा करवानी है, जब आपका मिड का पेपर होगा उस दिन आप जमा करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने सॉफ्ट मुझे बना के सेंड करनी है। ओके सर। और सर हम फिर उसी से ही वो जो हम हमारा प्रेजेंटेशन होगा हम उसी के थ्रू प्रेजेंटेशन दे देंगे ना, जी जी शेयर बिल्कुल, करके, आप स्क्रीन शेयर करके। उसी के मुताबिक आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्लाइड्स बनाएं, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, अदरवाइज आप पीडीएफ में या माइक्रोसॉफ्ट में जो बनाएंगे तो वो भी शेयर हो जाएगी टीम्स में, वो भी स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाती है सबके साथ। और आप लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट्स सबके साथ शेयर भी करनी है, आप उसे ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिसकी प्रेजेंटेशन होगी सब ने उसे रीड आउट किया होगा, वो पहले उसे रीड आउट करेगा और अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास लिख लेगा। जैसे ही उसकी प्रेजेंटेशन होगी कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा दरमियान में, बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसका जो भी सवाल होगा वो फिर पूछेगा। श्योर सर, श्योर। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपने जो भी रूटीन का वर्क है उन्हें स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। आप लोग अपनी असाइनमेंट वगैरह के मुझसे शेयर करते जाएं, सर ये वाली मैं चेक करूंगा। प्रेजेंटेशन सर ये प्रेजेंटेशन काइंडली शेयर कर लीजिएगा। ये मैं शेयर कर दूंगा, ये भी शेयर कर दूंगा। और अच्छा सर, ये ना ओके असाइनमेंट्स का मैंने एक बात पूछनी थी जी। कि सर ये असाइनमेंट हमने मतलब समरी आपने जैसे पढ़ाया है, एक लेक्चर की समरी बना के सबमिट करवानी है? नहीं, समरी नहीं बना के, आपने इसे डिफाइन करना है टोटल अपने वर्ड्स में कि ठीक आपने है इसे सर, क्या समझा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह